नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय प्रकाश तंवर आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ा। विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में पढ़ा और विशेषण के एक भेद गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन आगे के विशेषणों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने माने गए थे? 4 थे, जिसमें पहला विशेषण था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक और चौथा जो भेद माना जाता है वो था सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। सांकेतिक या अपन लिख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों, आज हम दूसरा जो भेद है संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है कि संज्ञा व सर्वनाम की संख्या रूपी विशेषता बताने वाले शब्दों को, संख्या के रूप में जो विशेषता प्रकट होती है, संख्या रूपी विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखना है, संख्या की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। संख्या की जो प्रकृति होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अपन ये कह सकते हैं कि 2 उपभेद होते हैं। एक तो हो गया निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित और अनिश्चित, संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। अगर हमें किसी भी शब्द से संख्या की निश्चितता का अगर बोध होता हो, संख्या की निश्चितता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उनको तो अपन निश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। और जिन शब्दों से हमें संख्या की अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, वहां अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। यहां सबसे पहले अपन निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, ध्यान में रखना है, निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्दों में अपन गणना के रूप में लिखे तो गणनावाचक जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहां अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। दूसरा, अगर अपन देखें इनमें, तो गणना के बाद में क्रमवाचक जो शब्द होते हैं, ये निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द है। अगर वाक्य में ये शब्द लिखे हुए मिले तो वहां अपने को संख्या की निश्चितता बतानी, निश्चित संख्यावाचक। जैसे हमने गणना क्रम में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऐसे कोई गिनती 1000 तक, लाखों तक अगर चले तो वो गणनावाचक में गिना जाएगा। अब क्रमवाचक में भी अपने को 2-3 एक चीजें ध्यान में रखनी है। क्रमवाचक में अपन ये लिख सकते हैं, जैसे पहला, है ना, दूसरा, तीसरा। अगर ये जो शब्द आते हैं, अगर ये शब्द ऐसे लिखे मिलते हैं, है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये शब्द अगर अपने को कहीं पर भी लिखे मिले, है ना, पहली, दूसरी, ठीक है ना, तीसरी, ऐसे यदि शब्द कहीं पर भी अपने को लिखे मिलते हैं, ये शब्द अपने को कहीं पर भी लिखे मिलते हैं, तो वहां अपने को निश्चित संख्या माननी है। पहला हमने गणना क्रम में लिखा, दूसरा गणनावाचक, पहला गणनावाचक लिखा, दूसरा क्रमवाचक लिखा, तीसरा अगर अपन शब्दों की बात करें तो वो है आवृत्तिवाचक। अगर संख्या की क्या होती है? आवृत्ति,
होती है। आवृत्तिवाचक जो शब्द होते हैं, संख्यावाचक जो शब्द होते हैं, जैसे हमने लिखा दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना, ये जो शब्द आते हैं इनको अपन किस में लिखेंगे? आवृत्तिवाचक में लिखेंगे, है ना। चौथा आ जाएगा समुदायवाचक के अंतर्गत। अगर देख लिया जाए तो क्या आ जाएगा? समुदायवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे समुदायवाचक में आ जाएंगे दोनों, तीनों, आठों, है ना। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, ये किसको प्रकट करने वाले आ जाएंगे? समुदाय को प्रकट करने वाले आ जाएंगे, समुदाय को प्रकट करने वाले शब्द आ जाएंगे, है ना। समुदाय के बाद में आ जाएगा समुच्चय बोधक। समुदाय के बाद में जो शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द है उनको लिखना है ना। समुच्चय बोधक में आ जाएगा, जैसे शब्द आ जाएगा शतक, दशक, ये निश्चित संख्या को, है ना, सहस्त्राब्दी, सहस्त्र, शतक, दशक, सहस्त्र, है ना, दर्जन, ये जो शब्द आते हैं ये समुच्चय बोधक है। ये समुच्चय बोधक शब्द है, इनमें हमें निश्चित संख्या माननी है ना। समुच्चय बोधक के बाद में प्रत्येक वाचक या विभागवाचक जो शब्द आते हैं, प्रत्येक वाचक, या अपन क्या लिख सकते हैं? विभागवाचक। प्रत्येक वाचक और विभागवाचक जो शब्द होते हैं वो भी इनके अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे अपने शब्द आ जाए एक एक, ऐसे जो शब्द आ जाए एक एक, है ना, ऐसे आ जाए हर एक, ऐसे कोई शब्द आ जाए एक एक आ जाए, हर एक आ जाए, पाँच पाँच आ जाए, पाँच पाँच की पंक्ति बनाकर आ जाओ, है ना, आठ आठ आ जाओ, ऐसे अगर कहीं शब्द लिखे हुए मिलते हैं तो वो भी निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले, है ना। प्रतिपल, हर पल, हर पल, प्रतिपल, प्रति घड़ी, है ना, प्रति घड़ी, प्रत्येक, तो ये जो शब्द है ना ये निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द माने जाते हैं। प्रति मास, प्रति मास, अगर इसमें पूछ लेना कौन सा विशेषण है तो ये निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसके अंतर्गत माना जाएगा। दोस्तों ये ध्यान में रखना है। एक बार अपन वापस देखेंगे इन शब्दों के लिए। निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ना, तो निश्चित संख्या में गणना क्रम आता है, गणनावाचक शब्द आता है, क्रमवाचक शब्द आता है, शब्द आते हैं, आवृत्तिवाचक आते हैं, समुदायवाचक आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं, प्रत्येक या विभागवाचक शब्द भी होते हैं ना। ये सारे के सारे जो शब्द हमने लिखे हैं ये निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। और इन शब्दों में अगर अपने को विशेषण पूछे, वाक्य में कहीं पर भी लिखे हुए और पूछ लिया जाए कि इन शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो इन शब्दों में निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। दोस्तों अगला जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, सॉरी, निश्चित के बाद में दूसरा जो संख्या का भेद है वो है अनिश्चितवाचक संख्या। अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो भेद है वो अनिश्चित संख्या को, यानी संख्या तो प्रकट करते हैं लेकिन संख्या की अनिश्चितता को प्रकट किया जाता है। और संख्या की अनिश्चितता को प्रकट करने वाले जो शब्द आते हैं ना, जिसमें शब्द आ गया ज्यादा, थोड़ा, संख्या के आगे बहुत, अधिक, ऐसे शब्द अगर वाक्य में कहीं पर भी किसी संख्या के आगे लिख दिए जाते हैं तो वो संख्या की अनिश्चितता को प्रकट करते हैं ना। थोड़ा, ज्यादा, बहुत, अधिक। और भी शब्द है जैसे सर्व, सकल, सर्व, सकल, ठीक है ना, सर्व, सकल, समस्त, अनेक, कहीं, अनेक, कई, नाना, विविध,
ये जो शब्द आते हैं ना, नाना, विविध, समस्त, सारा, पूरा, समस्त, सारा, पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर और आ जाए तो सब, बहुतेरे, समुच्चय, सब, बहुतेरे, समुच्चय, समुच्चय। ऐसे यदि शब्द कहीं पर भी लिखे मिलते संख्या के आगे, संख्या के अगर आगे संख्या के साथ में यदि इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है या इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो अनिश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, अनिश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द माने जाते हैं। दोस्तों तीसरा जो विशेषण माना जाता है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप, तोल, माप। अगर किसी भी प्रकार का माप तोल होता है, नाप होता है, माप होता है, मात्रा अगर अपने को प्रकट होती है तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अगर अपन किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का नाप, तोल, माप, मात्रा प्रकट करते हैं तो मात्रा को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ना वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत गिने जाएंगे। और परिमाण की भी, मात्रा की भी निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इसके भी कितने भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके भी। एक तो वही निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। ये दो प्रकार के विशेषण है, ये ध्यान में रखना। एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। यानी अगर किसी भी मात्रा, किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा प्रकट होती है, निश्चित माप, निश्चित तोल प्रकट होता है तो वहाँ निश्चित परिमाण माना जाएगा। और जहाँ किसी भी पदार्थ की अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित नाप, अनिश्चित तोल प्रकट होता है तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अब दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है, अगर निश्चित कोई भी मात्रा प्रकट होती है, निश्चित मात्रा को प्रकट करने वाले जो शब्द है उनमें ध्यान में रखना। जैसे मैंने लिख दिया 4 लीटर दूध, तो यहां पर फिक्स हो गया 4 लीटर एक निश्चित मात्रा है। 5 गज, 5 गज अगर मैंने नाप लिख दिया, है ना, 10 फीट, 10 मीटर नाम दे दिया, समझ लो 10 मीटर, है ना, 100 ग्राम। तो ये मात्रा निश्चित अगर मात्रा होती है, अगर कहीं निश्चित मात्रा होती है तो वहां पर क्या होता है, निश्चित परिमाण माना जाएगा। ये मात्रा ही तो ना, ग्राम, है ना, गज, लीटर, मीटर, ये क्या माप ही तो है, एक प्रकार का तोल है ना। अगर ये निश्चित होती है तो वहां पर तो निश्चित माना जाएगा, निश्चित परिमाण माना जाएगा। और जहां पर अगर मैं कर दूंगी थोड़ा, थोड़ा, वही बहुत, कम, ठीक है ना, ज्यादा, ये जो शब्द इनके आगे पास वापस जुड़ जाते हैं, इनके आगे अगर ये शब्द जुड़ जाते हैं वही है ना, जरा सी, थोड़ी सी, कम, ज्यादा, जरा सी, है ना। ऐसे अगर कोई शब्द इनमें जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, कम, ढेर सारी, बहुत सारे शब्द ऐसे, अगर ऐसे शब्द इनमें जोड़ दिए जाते हैं तो वहाँ इस किसी भी पदार्थ की मात्रा, अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, मात्रा की अनिश्चितता को प्रकट करने वाले शब्द है। और अगर निश्चित मात्रा अगर कहीं लिखी जाती है तो वो निश्चित परिमाणवाचक में गिने जाएंगे। दोस्तों अपने को यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपने एक कंफ्यूज होता है कि संख्या और परिमाण की पहचान कैसे करें। एक तो दोनों एक जैसी चीजें होती है, कब तो अपने को संख्या मानना है और कब क्या मानना है, परिमाण। तो अपने को ध्यान में रखना है, अगर जिनकी गिनती की जाती है, काउंटिंग होती है, गणना की जाती है, जिसको अपन गिन सकते हैं वो तो संख्या में आएगा। और जिसका नाप, तोल,
माप अगर आता है, नाप तोल माप अगर कहीं पर आता है तो वो किस में आएगा, वो परिमाण में आएगा। दोस्तों दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। जिसको गिना जाता है अपन गिन सकते हैं, है ना, गिन सकते हैं, उसमें तो माना जाएगा संख्यावाचक, और जिसका नाप तोल माप मेजरमेंट होता है वो परिमाण में आएगा। ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अब मुझे आप कमेंट करके बताना, अगर मैं ये लिख दूं कि थोड़ा धन देना और थोड़े पैसे देना, अब यहां आप मुझे कमेंट करके बताओगे इन दोनों में किस में तो संख्या है और किस में परिमाण है, आपको ये कमेंट करना है ना। इन दोनों में आपको कमेंट करके बताना है। अगर अब अपन बात करें तीसरे सर्वनाम की, तो चौथे सर्वनाम की, सर्वनाम का चौथा जो भेद है वो है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। सांकेतिक या अपन क्या लिख सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको शायद बता दिया है जब हमने सर्वनाम पढ़ा था ना, तो सर्वनाम में मैंने ये सार्वनामिक विशेषण बता दिया था, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करें ना, तो हमें ध्यान में रखना है, सीधी परिभाषा तो है संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त सर्वनाम, संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। कैसे होते हैं वो देख, है ना। अगर मैं कह दूं, जैसे मैंने शब्द लिखा ये संज्ञा लड़का, है ना, अगर मैं इसके आगे कह दूं वह लड़का, तो इस संज्ञा से पहले हमने ये सर्वनाम लिख दिया। संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त जो सर्वनाम होता है ना, वो फिर सर्वनाम नहीं होकर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, है ना। पुस्तक शब्द लिख दिया, संज्ञा है पुस्तक, मैंने कह दिया मेरी पुस्तक, तो यहां पर ये मेरी शब्द इस शब्द से पहले लिख दिया हमने, इस शब्द से पहले प्रयुक्त कर दिया, तो यहां फिर ये सर्वनाम न होकर ये क्या कहलाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, है ना। अगर किसी भी पदार्थ की ओर अगर अपन संकेत कर रहे हैं और वो सांकेतिक पदार्थ उन शब्दों के तुरंत बाद, सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद लिख दिए जाते हैं, तो वहां हमने को क्या मानना है, सार्वनामिक विशेषण मानना है। हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर किसी संज्ञा के आगे हमने, संज्ञा शब्द के आगे हमने अगर सर्वनाम शब्द लिख दिया, तो फिर वो सर्वनाम नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, है ना, मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, और मैं यहां आगे शब्द लिख दूं कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, कोई, तो यहां पर सर्वनाम न होकर ये कोई जो शब्द ना सर्वनाम नहीं होकर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद मिस्टर शर्मा लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो कोई जो शब्द है वो इस संज्ञा शब्द से पहले लिखा गया है, इसलिए वहां पर क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। जैसे, है ना, जैसे मैंने लिख दिया बात तो जरूर है ना, बात शब्द लिख दिया, भाववाचक संज्ञा है। अगर मैंने इसके लिख दिया कुछ बात तो जरूरत है, कुछ लिख दूं या कोई लिख दूं ना, कुछ बात तो जरूर है, तो इस बात शब्द से पहले मैंने यदि ये सर्वनाम लिख दिया है, तो वहां पर फिर ये सर्वनाम न होकर क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, है ना। ध्यान में रखोगे, ये बहुत बार परीक्षा में आता है और यहां पर सबके प्रॉब्लम होती है, यहाँ सबके प्रॉब्लम है। तो यहाँ अपने को ध्यान में रखना है, संज्ञा शब्द उससे पहले अगर सर्वनाम शब्द लिखे जाते हैं तो वहाँ पर वो सर्वनाम नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण माने जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अपने यहाँ पर विशेषण के दो और भेद माने जाते हैं, विशेषण के दो और भेद माने जाते हैं, है ना। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। विशेषण के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, अन्य भेद दो है, ठीक है ना। हालांकि अलग से कोई भेद है नहीं। अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 ही भेद होते हैं, लेकिन व्याकरण में इनका प्रचलन है। पहला जो भेद माना जाता है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण,
व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला जो विशेषण है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा जो विशेषण माना जाता है वो आ जाएगा भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण दोस्तों बड़े इजी है, बस अपने को ज़्यादा इनमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर आ जाए अलग से ऑप्शन में तो ध्यान रखना है, अगर नहीं आए तो ये अपने अपने भेदों के अंतर्गत गिने जाएंगे, है ना। देखो भिन्नतावाचक में केवल आपको 3 शब्द याद रखने हैं। भिन्नतावाचक में अगर अपने को 3 शब्द याद रखना, अगर प्रत्येक, हर एक और अनेक, अगर ये 3 शब्द कहीं पर भी दिए हुए हो और ऑप्शन में भिन्नतावाचक आ जाए तब अपने को क्या करना है, भिन्नतावाचक विशेषण करना है। बस ये भिन्नतावाचक को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। भिन्नतावाचक को प्रकट करने वाले केवल 3 शब्द, प्रत्येक, हर एक और अनेक। हालांकि ये संख्यावाचक में भी आते हैं, संख्यावाचक विशेषण में भी आते हैं, लेकिन अलग से अगर ऑप्शन में आ जाए, विकल्प में भिन्नतावाचक आ जाए, ये शब्द दिए हुए हो, तो वहां अपने को भिन्नतावाचक विशेषण करना। बस ये 3 ही शब्द आपको ध्यान में रखना है। व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें ना, तो व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगर किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के आगे उसकी कंपनी उत्पादन स्थान आदि का नाम जोड़ दिया जाता है। अगर किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के आगे उसकी कंपनी या उसके उत्पादन स्थान का नाम जोड़ दिया जाता है तो वहाँ वो जो विशेषण है, हालांकि गुणवाचक विशेषण में आता है वो, लेकिन यहाँ ऑप्शन आ जाए तो अपने को व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत उसको रखना है। अगर ऑप्शन आए, विकल्प आए, तब इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने शब्द लिख दिया जोधपुरी कोट, कोट की विशेषता कर दी ना, जोधपुरी कोट, है ना। जापानी गुड़िया, जापानी गुड़िया, अगर ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, अगर इनके आगे कंपनी का नाम लिख दिया जाता है, कश्मीरी सेब, है ना, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, अगर ये शब्द उत्पादन स्थान को लेकर अगर जोड़ दिया जाता है तो वहां अपने को व्यक्तिवाचक विशेषण मानना है। अगर व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन में नहीं हो तब अपने को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इनको रखना है। बस ये 2 ही चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा था भिन्नता। भिन्नता में 3 ही शब्द याद रखने, प्रत्येक, हर एक, अनेक। अगला अपन देखते हैं प्रविशेषण। बहुत बार आता है प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण दोस्तों ध्यान में रखना है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाएगा, लेकिन विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, यहां अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा राम अच्छा लड़का है ना। अब राम की विशेषता बता दी, लड़के की विशेषता बता दी, अच्छा है। लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़का कैसा है? अच्छा है। लेकिन मैं अच्छे की भी बात कहूं और मैं यहां लिख दूं कि बहुत बहुत अच्छा है, तो अच्छे की भी विशेषता है, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, तो ये प्रविशेषण कहलाएगा, है ना। वह ऊंचा मकान है ना, वह ऊंचा मकान है। मकान कैसा है? ऊंचा है। लेकिन मैं यहां इस शब्द के आगे लिख दूं अत्यंत शब्द मैंने जोड़ दिया, अत्यंत शब्द जोड़ दिया, अत्यंत ऊंचा, अत्यंत ऊंचा, है ना। तो ये अत्यंत शब्द जो है ना वो इस विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, प्रविशेषण हो जाएगा। मेरे पास
मेरे पास 1 दर्जन पुस्तकें हैं, है ना। और 1 दर्जन तो निश्चित आ गया, मैं कह दूं लगभग, अगर मैंने ये शब्द लिख दिया लगभग 1 दर्जन, तो वो क्या माना जाएगा, प्रविशेषण है माना जाएगा। हाँ, तो जहां इनकी अगर विशेषता बता दी जाती है, इनकी विशेषता कहीं प्रकट होती है, तो वहां क्या माना जाएगा, वहां अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो प्रविशेषण है। एक प्रश्न मैं आपके लिख रहा हूं, आप बताना कि इसमें कौन कौन सा शब्द विशेषण कौन सा है, प्रविशेषण कौन सा है। कश्मीरी सेब, सिंदूरी लाल है ना। इसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि एक तो प्रविशेषण कौन सा है, प्रविशेषण शब्द कौन सा है, इसमें आपको पता करना है विशेषण शब्द कौन सा है। और अगर यहाँ अगर ये पूछ लिया जाए विशेषण शब्द कौन सा है, ठीक है, और आपको ये पूछ ले, चलो ये दो ही बता देना, आप तो इन दो का ही कमेंट करके बता देना कि प्रविशेषण कौन सा है और विशेषण कौन सा है। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो होता है वो होता है विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं ध्यान में रखना है दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, दूसरी जो अवस्था उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। कौन सी होती है, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 प्रकार की विशेषण की अवस्था होती है ना। यदि विशेषण अपने मूल स्वरूप में प्रयुक्त होता है, मूल रूप में होता है ना, किसी एक पदार्थ की विशेषता अगर कहीं बताता है, एक की विशेषता प्रकट करता है, किसी एक वस्तु की विशेषता प्रकट करता है, तो वो विशेषण की मूल अवस्था होती है। वो विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, मूल अवस्था होती है। अगर 2 पदार्थों के बीच में तुलना की जाती है, 2 पदार्थों के बीच तुलना करने के हिसाब से अगर कहीं विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो विशेषण की उत्तरावस्था होती है। 2 के बीच में तुलनात्मक अगर विशेषता प्रकट की जाती है, तो वो विशेषण की उत्तरावस्था होती है। और उत्तम अवस्था है ना, कई पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ कर दिया जाता है, कई पदार्थों में से एक को श्रेष्ठ मान लिया जाता है, श्रेष्ठ मान लिया जाता है, बहुत सारे लोगों में से एक को अलग कर दिया जाता है, तो वहां उस विशेषण की क्या मानी जाती है, वो उत्तम अवस्था मानी जाती है। किसी से तुलना नहीं करते हैं, एक शब्द की विशेषता बताई जाती है, एक पदार्थ की विशेषता प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वो मूल अवस्था है। 2 पदार्थों के बीच में यदि तुलना की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन कहीं कहीं किया जाता है, तो वहां उत्तर अवस्था होती है। और कई पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ मान लिया जाता है, वो क्या मानी जाती है, उस विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाती है। अच्छा, इनको और प्रकट करने के लिए भी मैं आपको शब्द बता देता हूं, है ना। जैसे इनमें तो कोई शब्द का प्रयोग किया नहीं जाएगा, ठीक है ना। उत्तरावस्था ध्यान में रखना है, मूलावस्था में तो मूल अवस्था में आ जाएगा। उत्तरावस्था की अगर अपन बात करें, तो उत्तरावस्था को अपन एक नाम और दे सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं मध्यमावस्था। उत्तरावस्था को मध्यमावस्था भी कह सकते हैं। 2 पदार्थों के बीच में तुलना होती है,
तो यहाँ ध्यान में रखना है, तुलना में अगर ये जो शब्द आते हैं ना, इनमें अगर विशेषण से पहले से या में चिन्हों का प्रयोग हो जाए, विशेषण से पहले एक तो से या फिर में, इन चिन्हों का प्रयोग होता है, ये इनकी पहचान है। दूसरा अपने को ध्यान में रखना है, तुलना के लिए के अलावा, की तुलना, के अलावा, की तुलना, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, के अलावा, की तुलना, है ना, के मुकाबले, अगर ये शब्द कहीं पर भी आता है, ऐसे शब्द आते हैं के मुकाबले लिखा हुआ हो, तो वो उत्तरावस्था में है। तीसरा अगर रूप देखें तो विशेषण के बाद में तर, तरा प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, विशेषण के बाद में, विशेषण के बाद एक तो तर और दूसरा क्या, तरा प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। पुल्लिंग के साथ तो तर आएगा और स्त्री लिंग के साथ में तरा प्रत्यय आएगा। तो तर और तरा प्रत्यय अगर कहीं पर लिखा मिलता है ना, विशेषण से पहले, आपको तो ध्यान में रखना, दो के बीच में तुलना हो रही है ना कहीं, तो इसमें या तो से या में लिखा हुआ आएगा, है ना, या फिर उनमें के अलावा, के तुलना, के मुकाबले ऐसे शब्द लिखे हुए होंगे, और विशेषण के शब्द में आ जाएगा ये दो प्रत्यय आ जाएंगे, जैसे लघुत्तर, पटुत्तर, सुंदरतर, है ना। तो ये जो शब्द अगर आए तो वहां अपने को विशेषण की उत्तरावस्था माननी है। तीसरा इसमें जो उत्तमावस्था वाला भेद था, उत्तमावस्था में क्या था, उत्तमावस्था को अपन सर्वोत्तम अवस्था भी कहते हैं। उत्तमावस्था को क्या बोलते हैं, इसको अपन सर्वोत्तम अवस्था होती है, सबसे अलग कर दिया जाता। बहुत से पदार्थों में से किसी एक को सबसे अलग ही प्रकट किया जाता है, तो वहां विशेषण की उत्तम अवस्था मान ली जाती है। और विशेषण शब्द से पहले यहां पर सबसे, विशेषण से पहले क्या लिखा हुआ रहेगा, सबसे, सब में, सर्वाधिक, सब में, सर्वाधिक, इन शब्दों का प्रयोग होगा अगर विशेषण से पहले लिखे हुए हो। और दूसरा विशेषण के साथ में, है ना, प्रत्यय की अगर अपन बात करें तो विशेषण के साथ में तम, इष्ट और तरीन प्रत्यय आ जाए। एक तो तम आ जाए, एक आ जाए इष्ट, और एक तरीन प्रत्यय आ जाए, है ना। सुंदरतम शब्द क्या आ गया, सुंदरतम, बेहतरीन, है ना, सुंदरतम, बेहतरीन, पटुत्तम, श्रेष्ठतम, अगर ऐसे शब्द कहीं पर भी आ जाए तो विशेषण की क्या मानी जाएगी, उत्तम अवस्था मानी जाएगी। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।